नमक पर हम थे ना, शुरुआत कर रहे थे, तो हम नमक से ही पूरा शुरू करते हैं। आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी। प्रीति जी थम्स अप करके बता दें विजिबिलिटी है तो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू पद्मश्री जी, निशु जी, थैंक यू। तो हमने इसके पहले हल्दी, जीरा और धनिया के बारे में पढ़ा था कि ये मसाले हैं जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं और इनको हम एज अ औषधि हर्ब के रूप में किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम नमक और काली मिर्च, क्योंकि आपके सिलेबस में ये 5 ही हैं, तो हम इन 5 को यहाँ का थेरेपेटिक यूजेस देखेंगे। और इसके बाद का जो आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फूड कॉम्बिनेशंस डिसरप्टिंग डाइजेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताती फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम डाइट तो बहुत हेल्दी लेते हैं लेकिन उनका कॉम्बिनेशन गलत लेते हैं। तो यदि हम कोई 2 चीजों का कॉम्बिनेशन गलत लेते हैं, मतलब गलत चीजों को एक साथ खा लेते हैं, तो वो एडवांटेज की जगह हमें डिसएडवांटेज देती है। और उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोशिश करें कि ये नेक्स्ट टॉपिक को सभी लोग अटेंड करें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ में ऐसा है कि जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम आते हैं थेरेपेटिक यूजेस ऑफ नमक। तो जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है कि नमक भी बहुत सारे टाइप का होता है और सब नमक के थेरेपेटिक यूज कुछ कॉमन होते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं कि जो पर्टिकुलर उसी टाइप के नमक में मिलते हैं। तो हम दोनों तरह से इनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो नमक होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो हमारे जिसको हम सफेद नमक बोलते हैं। तो ये एक केमिकल कंपाउंड है या केमिकल सब्सटेंट है और ये खाना पकाने में, किसी भी चीज को प्रिजर्व करने में, सभी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। और ये मानव के मूलभूत जो स्वाद माने जाते हैं ना, कि 6 स्वाद जो बेसिक टेस्ट माने जाते हैं, उसमें एक ये इसका स्वाद भी शामिल है। अब ये जो सॉल्ट है इसके केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है, NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें अप्रोक्सीमेट 40% सोडियम होता है एंड 60% क्लोराइड होता है। इसके वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट जो है ये कॉम्पोजिशन निकाला गया है। इसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये बहुत जल्दी मॉइस्चर को, हवा में से जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही ये जो इसका मेल्ट या बॉइलिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेल्सियस और ये वेपोराइज होना शुरू हो जाता है 1413 डिग्री सेल्सियस। तो काफी हाई इसका है। यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे कि इसका जो फिजिकल स्टेट है कि ये एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो इसके बहुत सारे यूज हैं। इसको बहुत सारी धार्मिक क्रियाओं में भी यूज किया जाता है, क्योंकि मॉइस्चर के साथ साथ इसमें एक और क्वालिटी होती है कि ये नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करता है। वास्तु वगैरह का जब आपने कभी कहीं कहीं पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें अक्सर आता है कि जो इस पोछा आप जो लगाते हैं घर में उसमें नमक डाल लीजिए, है ना। या सोडियम लैंप मिलते हैं सोडियम क्लोराइड के, बहुत सारे ऑनलाइन मिलते हैं। और वो जो लैंप होता है उसमें अंदर एक बल्ब होता है छोटा सा, और उसको पूरे 24 आवर्स लोग जला के रखते हैं जिनके घरों में
कहीं किसी जगह नेगेटिविटी बहुत अधिक होती है। कई जगह ऐसा बोला जाता है कि वॉशरूम में एक कटोरी में आप उसके ये NaCl के क्रिस्टल्स रखिए, तो क्योंकि वॉशरूम ऐसी जगह होती है कि जहाँ पूरे घर की जो भी मैक्सिमम नेगेटिविटी होती है वो वहीं होती है, तो इसीलिए वहां पर भी ये सोडियम क्लोराइड जो है इसके क्रिस्टल एक बाउल में रखने के लिए बोलते हैं, जिससे वहां की नेगेटिव एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता जाए। ठीक है, तो इसके अपने कुछ रिचुअल्स भी हैं जिसमें ये यूज होता है। अब ये इसका नेचुरल सोर्स क्या है कि जो समुद्र से या कुछ नमकीन पानी की झीलें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो वहां पर इनको पानी को जमा करके और ये नमक बनाया जाता है। और ये पानी को पहले जमाया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर सूख के वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो हमारे पास आता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हमारे रसोई घर में होता है, जहाँ पर हम भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं। बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व करने में नमक का यूज होता है। जैसे हम जितने भी तरह के अचार बनाते हैं उनको हम प्रिजर्व किससे करते हैं? नमक से ही करते हैं। बहुत सारे ये हेल्थ के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार कहीं बहुत अधिक स्वेलिंग है तो उसको, या वाटर एडिमा टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर नमक से सिकाई करें। तो इस तरह ये चिकित्सा में भी उपयोग होता है। और ये जो हमारे, जब हम इसको हमारे बॉडी में ये हम इसको लेते हैं तो ये होम्योस्टेटिस के लिए आवश्यक है। मतलब शरीर को अपनी संतुलित अवस्था में बनाए रखने के लिए ये हमारे शरीर में बहुत अधिक आवश्यक है। अब इसी में वर्तमान में आयोडीन मिला दिया जाता है और जिसको हम बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। और इसमें सोडियम क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोरीन और उसके साथ साथ पोटेशियम और आयोडाइड ये भी होता है। तो ये जो आयोडीन मिलाते हैं तो इससे जो थायराइड ग्लैंड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनसे बचा जा सकता है। अब ये जो है ये सॉल्ट के बहुत सारे टाइप हैं। ये सेंधा नमक, ये फर्स्ट में पाउडर फॉर्म में है, लास्ट में क्रिस्टल फॉर्म में है। साधारण सफेद नमक, फिर ये साधारण सफेद नमक क्रिस्टल फॉर्म में है, और ब्लैक सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में। तो मेन नमक शायद हो सकता और भी तरह के आते हो, लेकिन जो हम घर में यूज करते हैं उसमें तीन ही मेन है। एक तो ब्लैक सॉल्ट या काला नमक, दूसरा रॉक सॉल्ट या जिसको हम सफेद नमक बोलते हैं, और तीसरा होता है पिंक सॉल्ट जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं। तो सेंधा नमक, काला नमक और सफेद नमक, ये तीन ही नमक के फॉर्म है जिनको हम अपने घर में काफी यूज करते हैं। अब ये जो बहुत सारे नमक हैं, इनका सबका एक बहुत सारी संस्कृतियों में अपना धार्मिक शुद्धिकरण के लिए भी महत्व है। जैसे आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा कि जब छोटे बच्चे को नजर लग जाती, नजर लग जाना मतलब क्या? उस पर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाना, तो हम उसको भी क्लीन किससे करते हैं? जिसको हम नजर उतारना बोलते हैं। तो उसमें भी हम सॉल्ट की कई बार हेल्प लेते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन उसमें एक सॉल्ट को भी हम करते हैं। तो इस तरह से नमक के अपने बहुत सारे महत्व होते हैं। अब ये जो नमक है ये और भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कोसर सॉल्ट है, सादा नमक है, समुद्री नमक है, फिर हिमालयन पिंक है, काला नमक है, सेंधा नमक है। तो इस तरह से ये बहुत सारे होते हैं और ये सभी लगभग क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। और फिर इनको धो के, सुखा के और इनको पाउडर फॉर्म में हम करते हैं। और जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है तब फिर हम इसको अपने खाने में ज्यादातर उपयोग में लाते हैं। यहाँ पर जो कोशेर सॉल्ट है ये अक्सर नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए होता है, कि जो नॉनवेज बनाते हैं उसमें वो यूज करते हैं। लेकिन जो सी सॉल्ट है या जो सेंधा नमक है या जो ब्लैक सॉल्ट है, ये तीनों को रसोई में बहुत सारे खाने के व्यंजनों में उपयोग में लाया जाता है। अब जो ब्लैक सॉल्ट और सी सॉल्ट है, तो हम ये जो रॉक सॉल्ट है, इसके हम रॉक सॉल्ट सेंधा नमक को भी कहते हैं, सी सॉल्ट सफेद नमक को, और ब्लैक सॉल्ट
तो ब्लैक सॉल्ट जो होता है ये नॉन रिफाइंड होता है ज्यादातर, सी सॉल्ट होता है ये रिफाइन होता है, इसको प्रॉपर रिफाइन करके प्रिजर्व किया जाता है और इसको मॉइस्चर फ्री किया जाता है। और इसमें बहुत सारे रॉक सॉल्ट के यूज हैं जो कि न्यूमरस नॉन डायरेक्टिव यूजेस हैं, तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में बहुत सारी तरह से हम यूज करते हैं। कुछ डाइजेशन के लिए इसको यूज करते हैं, जो इनडाइजेशन की जो एक प्रॉब्लम होती है उसमें काला नमक बहुत सपोर्टिव होता है और ये डाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है। इसमें हाई मिनरल कंटेंट पाए जाते हैं। वहीं पर इसमें डाइटरी यूजेस इसमें लिमिटेड होते हैं सी सॉल्ट में, और यहाँ पर मिनरल जो होते हैं वो भी मध्यम या ना बहुत ज्यादा होते हैं ना बहुत कम होते हैं। अब जो रॉक सॉल्ट है इसका यूज क्या होता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मसल्स क्रैम्प से रिलीफ दिलाता है। अभी बीच में शायद आपकी ही क्लास में या किस क्लास में मसल्स क्रैम्प की बात आ रही थी। तो जो अक्सर कभी कभी हमको मसल्स क्रैम्प कई बार सोते सोते भी आ जाता है कि हम सो रहे हैं और मसल्स क्रैम्प आ गया, और जो मसल्स क्रैम्प आता है वो लगभग कोई पर्टिकुलर मसल्स में आता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है और वहीं पर बार बार आता है। और उसके मेन रीजन क्या होते हैं, डिहाइड्रेट होना, बॉडी में पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस गड़बड़ होना, और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना कम होना। ये 3 रीजन होते हैं क्रैम्प्स आने के। तो यहाँ पर अगर ये रॉक सॉल्ट की कमी है, क्योंकि रॉक सॉल्ट को जब उसमें आयोडीन मिला देते हैं तो उसमें सोडियम पोटेशियम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी कमी होना भी क्रैम्प लाता है। तो अगर किसी को बहुत क्रैम्प आते हैं तो वो नमक सफिशिएंट मात्रा में लेता है तो उसके ये धीरे धीरे क्रैम्प्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और जो मुंह में छाले वगैरह जो हो जाते हैं उनको ये हेल्प करता है उनको ठीक करने में, साथ ही वेट लॉस करने में हेल्प करता है। अब जो टेबल सॉल्ट है जिसको हम सफेद नमक भी कहते हैं, तो ये बहुत फाइन होता है पाउडर फॉर्म में, और इसमें सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, आयोडीन, ये चारों मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। सी सॉल्ट जो है उसी का प्योर वाला फॉर्म टेबल सॉल्ट हो जाता है। सी सॉल्ट एक इम्प्योर फॉर्म होता है, उसको जब हम क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो उसको जब हम बहुत क्लीन करके और एक बारीक पाउडर फॉर्म में करके उसको हम टेबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पिंक सॉल्ट जो है ये सेंधा नमक भी कहलाता है, और इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। और ब्लैक सॉल्ट होता है, इसे काला नमक कहते हैं। कोशर नमक का तो आपको बताया है कि ये आमतौर पर नॉनवेज में उपयोग में होता है। फ्लेक्स नमक जो होता है ये पिरामिड के आकार का नमक होता है, और इस नमक के बारे में मैं भी बहुत ज्यादा इससे परिचित नहीं हूँ। अब इसके बाद हम इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या होती है नमक में ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम जो नमक ले रहे हैं वो साधारण नमक ले रहे हैं जिसको हम सफेद नमक कहते हैं। तो इसकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट वैल्यू होती है इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों चीजें होते हैं, और इसमें सोडियम जो विटामिन और मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें मिनरल्स में सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, और अगर वो आयोडाइज्ड नमक है तो उसमें पोटेशियम और आयोडीन होते हैं। और इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरह की इसकी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू होती है वो होती है। इसमें लगभग जो अगर प्योर नमक लेते हैं, क्योंकि जब उसको रिफाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मिला देते हैं, तो अगर नमक में ओवरऑल देखा जाए तो उसमें मिनरल्स की प्रेजेंस बस रहती है, बाकी बहुत ही कम मात्रा में रिफाइन होने के बाद जब उसे मिलाया जाता है तब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और कैलोरी होती है। अदरवाइज उसको हम प्योर फॉर्म में अगर देखें तो ये सारी चीजें उसमें जीरो होती हैं। सिर्फ उसमें मिनरल फॉर्म हमें मिलता है, सोडियम, क्लोरीन, और अगर उसको आयोडाइज्ड बनाया है तो आयोडीन। तो अब इसके लिए जब इसका कुछ कुछ इसके जो डाइट है, जैसे नमक पारा एक इसका फेमस
स्नैक्स है, तो अगर उसको लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो लगभग 29% से 32% होता है, फैट 61 से 66% होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है 5 से 7, और कैलोरी जो है वो लगभग प्रति 100 ग्राम में 600 कैलोरी रहती है। तो ये इसके स्नैक की है, इससे जो स्नैक्स हमने बनाया है उसकी वैल्यू है। फिर अगर इसका मिनरल कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इसमें बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सोडियम, मैग्नीज, इस टाइप की ये चीजें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर अलग अलग भी दिया है सोल्यूशन, ए सोल्यूशन भी, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो नमक ना खाना भी हमारे बॉडी के लिए बैलेंस डाइट नहीं होगी। नमक अधिक खाना भी हानिकारक है, नमक ना खाना भी हानिकारक है। तो अगर नमक कोई नहीं खाता है तो उसमें बॉडी में क्या क्या चीजें हो सकती है, इंसुलिन मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन लेवल गड़बड़ होगा, हार्ट रिस्क होते हैं, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। चूंकि इंसुलिन लेवल गड़बड़ होता है तो डायबिटीज कम ज्यादा हो जाएगी, और हाइपोनेट्रेमिया का भी खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक हम देखते हैं कि उम्र के मुताबिक जो नमक और चीनी है वो कितनी लेनी चाहिए। तो अगर हम 1 से 3 साल तक के बच्चे के लिए देखते हैं तो लगभग 2 ग्राम, और चीनी 20 ग्राम। वहीं पर अगर 4 से 6 साल के लिए देखते हैं तो नमक 3 ग्राम और चीनी 20 ग्राम। 1 से 3 साल तक तो चीनी नहीं दी जाती, 3 के बाद से दी जाती है। तो 4 से 6 साल के लिए 20 ग्राम। फिर 7 से 10 साल के लिए 5 ग्राम नमक और 20 से 25 ग्राम चीनी। और एक वयस्क के लिए रोजाना 5 या 6 ग्राम, और चीनी कितनी होनी चाहिए, 30 ग्राम। तो ये एक टेंटेटिव एक दिया है रेशो कि इतना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम रॉक सॉल्ट पे आते हैं। तो ये जो रॉक सॉल्ट है, ये मतलब सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, तो ये किस किस क्या क्या यूज के लिए है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, हाइड्रेशन को प्रमोट करता है, और स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ये इन चारों चीजों में ये हेल्पफुल होता है। फिर इसके बाद में इसके जो सी सॉल्ट है, ये इसके बहुत सारे चिकित्सकीय या थेरेपेटिक यूज हैं, जिसमें ये डेंटल हेल्थ जैसे बहुत सारे पेस्ट में आपने एड में सुना होगा कि इस पेस्ट में नमक है। तो नमक बहुत सारी चीजों को क्लीन करने में हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के। जैसे अगर बहुत अधिक कफ हो जाए, या मान लीजिए गले में इन्फेक्शन हो जाए, तब हम नमक के गार्गल करते हैं। तो नमक जो है इन्फेक्शन को दूर करता है, ये नींद अच्छी लाता है, मसल्स क्रैम्प को बचाता है, और डायबिटीज को प्रिवेंट करता है, और हेयर लॉसेस होने से बचाता है। तो इस तरह से, जैसे कि अगर नमक के पानी के गरारे करें तो जो थ्रोट इन्फेक्शन है या खराश है गले में, उससे राहत मिलती है। यदि नमक के पानी में हम कहीं सिकाई करें तो उस जगह की जो मसल्स हैं वो अगर ट्विस्ट हो रही हैं, स्पैम हो रही हैं, तो उसमें वो हेल्पफुल होती हैं। अगर नमक पानी से नहाते हैं तो इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो एक्जिमा या बहुत सारी स्किन डिजीजेस को ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो नमक है ये बहुत सारे चिकित्सकीय उपयोग में आता है। अब इसके घरेलू उपयोग तो वही है, गले में खराश होने पर या छाले होने पर नमक पानी से कुल्ला करो, मसल्स क्रैम्प्स आने पर नमक पानी को से सिकाई करो। अगर मान लीजिए स्किन कंडीशन, स्किन डिजीज है, स्किन एलर्जी है, तो नमक पानी से नहाने से वो इन्फेक्शन खत्म होते हैं। यदि मान लीजिए नाक बंद है तो उस समय भी खारे पानी से, नमक धोने से, नमक पानी से, तो एलर्जी के कारण जो नाक बंद होती है वो खुल जाती है। इंटरनल लेवल पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, क्योंकि इसमें सोडियम और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये सोडियम जो है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, और नर्वस सिस्टम फंक्शन को एक्टिवेट करता है। तो ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं कि जो एक नर्व से दूसरी नर्व में जाते हैं,
आपके बॉडी में पूरे, तो ये उनको प्रॉपर रूप से रन करने में या दौड़ने में हेल्प करता है। डाइजेशन, डाइजेस्टिव हेल्थ को बना के रखता है। ये बहुत सारे गट्स एंजाइम्स को या गट्स बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन है या कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इन सब से ये रिलीफ दिलाता है। फिर कई बार इसका जो घोल होता है वो कोई घाव को, अगर मान लीजिए कोई भी चीज ऑप्शन में नहीं है, एंटीसेप्टिक डॉक्टर्स के पास अपने सोल्यूशन होते हैं, लेकिन इनकेस अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो ये इसका घोल घाव को साफ करने में भी काम आता है। साथ ही बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं उनको क्लीन करने में भी ये उपयोग में आता है। और इसके बाद जैसे आईवी लाइंस हैं उनको साफ करने में ये काम आता है। आंखों की देखभाल में भी इसकी, आंखों की बहुत सारी डिजीज को ये रोकता है, जैसे ड्राइनेस है, रेडनेस है या टेयरिंग है, उन सब में भी ये हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद में एक हमने अभी देखा था बाथ सॉल्ट। तो जो बाथ सॉल्ट होता है वो बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि एक तो वो मिनरल से रिच होता है, तो स्किन को क्योर करता है, स्किन डिजीजेस को प्रिवेंट करता है। साथ ही ये जितनी भी नेगेटिविटी होती है आपके ऑरा में उसको क्लीन करता है। आपके बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको रेगुलेट और उसको उसमें कंटिन्यूटी लाता है। तो इसमें जो बाथ सॉल्ट हम लेते हैं वो कैसे लेना है? सबसे पहले तो आपको एक सूखी चम्मच में 2 स्कूप आपको नमक लेना है, और आपको वो जो बकेट जिसमें आपने नहाने के लिए पानी भरा है उसमें उसको डालना है, जो हल्का गर्म हो, बहुत गर्म नहीं हो। और फिर उसमें आपको कोशिश करना है कि अब जब नमक पूरी तरह से घुल जाए तो फिर उस पानी से आपको नहाना है। तो वो ऊपर से डालते हुए जब आप नहाते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। एक इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं? एक तो ये बहुत रिलैक्सिंग होता है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स करता है। मसल्स के जितने भी स्ट्रेस होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, उन सबको रिलैक्स कर देता है। तो ओवरऑल बॉडी जो है वो रिलैक्स लगने लगती है। रिस्टोरिंग होता है, बॉडी को रिस्टोर, बॉडी एनर्जी को रिस्टोर करता है। मैग्नीशियम होता है इसमें, तो ये बॉडी को, स्किन को क्योर करता है, मसल्स पेन को कम करता है। और अगर आप बाथ टब में ले रहे हैं तो ये आपको बहुत आपके न्यूरॉन्स को जो है वो बहुत शांत करता है। आप लोग को शायद मालूम होगा कि ब्रेन में बहुत सारे ब्रेन वेव्स होती हैं, जिसमें से लगभग 20-21 तरह की वेव्स होती हैं, लेकिन जिसमें मेन कौन सी होती हैं? बीटा, अल्फा, थीटा और गामा, डेल्टा और गामा। तो ये जो है जितनी अधिक हलचल होगी वो बीटा है, उससे कम हलचल में अल्फा है, फिर थीटा है, फिर डेल्टा है। तो ये जो है जब आप बाथ टब में नमक डालकर उसमें लेटते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो अल्फा से थीटा मोड पर आ जाता है, और जो कि इस बात का प्रतीक है कि मतलब ब्रेन, मन एकदम शांत हो गया है। फुट मसाज करता है, और फुट में बहुत सारी जो बीमारियां होती है जैसे फंगस है, इन्फेक्शन है, उन सबको ये क्योर करता है। स्किन सेल के को ट्रीट करता है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ तक सॉल्ट के थेरेपेटिक यूज देखे। अब लास्ट हमारा है काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो हमारे यहाँ ड्राई फॉर्म में मिलती है, लेकिन ये तीनों फॉर्म में मिलती है। ये ग्रीन फॉर्म में भी मिलती है, ये ड्राई फॉर्म में भी मिलती है, और ये हल्की सी पकी हुई रेडिश फॉर्म में भी मिलती है। और बहुत सी जगह ये जो ग्रीन फॉर्म है इसका बहुत ही टेस्टी अचार डाला जाता है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो ये तीनों फॉर्मों में अवेलेबल होती है। ये 12 मासी बेल है, और इसको मसालों का राजा, किंग ऑफ स्पाइसेस के नाम से माना जाता है। और इसको पीस के पाउडर फॉर्म में ज्यादातर मसाले के रूप में या खाने में उपयोग किया जाता है। खड़ी का थोड़ा सा कम किया जाता है क्योंकि ये तेज होती है। काली मिर्च ही इसका हिंदी नाम है, इसको या ब्लैक पेपर कहते हैं। और बहुत पहले जब
ये किंग स्पाइसेस माना जाता था और इसका इतना महत्व था कि व्यापार में जो मुद्रा होती है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता था, एक करेंसी के रूप में इसको उपयोग में करते थे। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कुकिंग में होता है। कुकिंग में बहुत सारे डिशेस में इसका उपयोग होता है और ज्यादातर उसका उपयोग जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। मेडिसिनल यूज बहुत सारी बीमारी में होता है, खासकर डाइजेशन से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड या जॉइंट पेन, इन सारी चीजों में की चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। और इसमें जो एक मेन सब्सटेंस पाया जाता है वो होता है पिपेरिन। और ये जो पिपेरिन होता है ये इसकी मेन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका बहुत सारी स्वास्थ्य के लिए उपयोग किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग होता है। अब ये जो मिर्च है तो इसको भी बहुत सारे मिर्च के फॉर्म होते हैं जिसमें रेड भी होती है, ब्लैक भी होती है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ब्लैक का ही ले रहे हैं। अब ये जो ब्लैक काली मिर्च होती है ये भी दो फॉर्म में होती है, व्हाइट भी होती है और काली भी होती है। तो उसको हम व्हाइट पेपर बोलते हैं और ब्लैक पेपर बोलते हैं। लेकिन जो ज्यादातर चलती है उसमें काली, सफेद, हरी, तीन तरह की मिर्च होती है जिसमें काली ही ज्यादा चलती हैं और ये भारत में मोस्टली साउथ साइड में ज्यादा होती हैं। और ये जो काली मिर्च है ये हरे ड्यूब मतलब इसमें हरे रंग में ये होती है, फिर इनको पकाते हैं और जब ये पक जाती हैं तो इनको सुखाया जाता है और फिर इसकी जो ऊपर की सेल मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है और इसमें एक भूरापन आ जाता है। और जो सफेद काली मिर्च होती हैं वो इनके जो दाने होते हैं उनको पानी में भिगो के इनका बाहरी छिलका हटा देते हैं। तो बाहरी छिलका हटाने के कारण इनका कलर व्हाइट हो जाता है और इनका जो टेस्ट है वो ब्लैक पेपर के कंपैरिजन में हल्का और अधिक तीखा होता है। स्वाद थोड़ा सा हल्का होता है लेकिन तीखापन अधिक होता है। और जब ये ग्रीन फॉर्म में होती है तो इनको फ्रीजर में सुखाया जाता है और इनको नमकीन नमक के साथ या विनेगर के साथ इसको प्रिजर्व करके और फिर यूज किया जाता है। दीदी इनके गुणों में भी फर्क होता है क्या, तीनों के अलग अलग? अभी पूरा हो जाने दीजिए, आएगा। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, तो अब ये जो ब्लैक पेपर है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और मैग्नीज, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि काली मिर्च में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है और बहुत कम मात्रा में फैट होता है, लेकिन ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत अधिक मिलते हैं और इसमें लगभग अगर हम 100 ग्राम काली मिर्च लेते हैं तो उसमें 64 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फैट और 25% फाइबर्स मिलते हैं। तो अगर ये इसमें डाइटरी फाइबर्स मिलेंगे मतलब ये डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगी, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल होगी। अब इसका किस तरह से हम यूज करते हैं? जैसे पोटैटोज में डाल के या किसी तरह की कोई करी बनाते हैं या टोमेटो सूप में डालते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें हम ये ब्लैक पेपर को पाउडर के फॉर्म में डालते हैं। अब इसके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये 100 ग्राम में अभी हमने देखा 64 जो है कार्बोहाइड्रेट है, 10 ग्राम प्रोटीन है, 3 ग्राम फैट है और 25 डाइटरी फाइबर है। अब इनका यूज क्या है? ये बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम की, क्योंकि अभी हमने मैग्नीज पढ़ा कि इसमें मैग्नीज मिनरल पाया जाता है। फिर ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, इनमें सोडियम बहुत लो होता है तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत अच्छी होती हैं। और फैट लो होता है तो ये वेट लॉस करने में भी यूजफुल होती हैं। साथ ही ये जो ब्लैक पेपर होता है ये विटामिन के पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है और विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, बी विटामिन, कैल्शियम और पोटेशियम। तो इसमें सारे जो विटामिन हैं वो पाए जाते हैं
और विटामिन ए कहाँ हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में, कि यदि शरीर पर कहीं भी कोई चोट लग जाती है तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहां से ब्लड बहना बंद हो जाता है और वहां पर एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो वो जो क्लॉट फॉर्म होता है उसमें विटामिन के हेल्प करता है। अगर विटामिन के नहीं हो तो उसकी एब्सेंस में वो क्लॉट फॉर्म नहीं हो और ब्लड बहना लगातार चालू रहेगा, और जिससे लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अधिक ब्लड बह जाने से। फिर विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगा, ई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम बोन्स, कैल्शियम पोटेशियम बोन्स के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा। तो ओवरऑल आप अब देखें कि इसके जो न्यूट्रिशंस है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? अभी तो हमने मैक्रो देखे, माइक्रो में इसमें क्या क्या होता है? आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी6, थाइमिन मतलब बी1, और रिबोफ्लेविन मतलब बी2। तो ये इतने सारे विटामिन और मिनरल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि ये मिनरल्स के लिए भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, क्योंकि इसमें मैग्नीज भी मिल रहा, आयरन भी मिल रहा, कॉपर भी मिल रहा और विटामिन भी सारे मिल रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशंस को देता है। अब इसमें जो विटामिन है उनका यूज क्या क्या है? जैसे विटामिन के है, ये बोन्स के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जैसा कि अभी बताया, बिना इसके ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती है। विटामिन ए है, ये आंख और इम्यून फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी है, इसमें राइबोफ्लेविन बी1 और थाइमिन बी2 होता है, दोनों ही नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है। ई जो होता है ये भी एक अलग तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। मिनरल्स इसमें जो मैग्नीज है वो बोन को हेल्दी रखते हैं, इसके साथ ही कोई भी यदि बॉडी में घाव होता है तो वो बहुत फास्ट हील अप हो जाता है। इसकी प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। आयरन जो है, ये आयरन ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है, तो जो भी एनेमिक होता है उसमें आयरन की ही कमी होती है। और प्रेगनेंसी में भी आप देखिए आयरन जरूर से एक सप्लीमेंट दिया जाता है। तो आयरन ही वो मिनरल है जो कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। फिर कॉपर, तो जो कॉपर है ये इम्यूनिटी और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, उन दोनों को सपोर्ट करता है। पोटेशियम हार्ट किडनी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर कैल्शियम, ये बोन और टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम मसल्स और नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर बोन को मजबूती देता है, उन्हें स्ट्रांग बनाता है। और जिंक जो है वो इम्यूनिटी को और सेल फंक्शन को, सेल ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से ये इसके जो मिनरल्स हैं उनका यूज है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट हम देखेंगे। तो ये जो इसको काला सोना भी कहते थे और ये बहुत लंबे समय से ये एज ए हर्ब के रूप में, एज ए करेंसी के रूप में यूज की जा रही है और इसके हार्ट और ब्रेन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको खाने से कई बार अगर अधिक मात्रा में खा लें तो पेट में और गले में जलन हो सकती है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसकी जो क्वांटिटी ली जाए वो बैलेंस ली जाए। और अगर ये बहुत अधिक खा लें तो कई बार ऐसा होता है कि चोट लगने पर ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन के बैलेंस रहे। इसके बेनिफिट क्या है? ये वेट लॉस में हेल्पफुल होता है, कोल्ड कफ में बहुत हेल्पफुल होता है, घाव को भरने में हेल्प करता है, जॉइंट पेन में हेल्पफुल होता है और ये हेडेक से भी रिलीफ दिलाता है। इसके साथ इसके और भी उपयोग हैं कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। खांसी और जैसे खांसी के कारण एक जकड़न लगती है, इन्फेक्शन अगर है, पेन मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है। इसमें जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करता है।
स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। तो अगर इसके फायदे क्या क्या हो गए कि ये गाउट्स में, पाइल्स में, पेट में यदि दर्द है, हिचकी है, बीपी है, अगर आई साइड में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का मलेरिया फीवर है, खांसी है, इन्फेक्शन है, तो इन सारी चीजों में ये हेल्पफुल होती है। ये इसका थेरेपेटिक उपयोग है। अब ये जब डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करती है, ये डाइजेशन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको ये स्टिमुलेट करती है। और जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टिमुलेट होते हैं तो जो भी खाना हम खाते हैं वो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में इजीली टूट जाता है और उसका डाइजेशन इजीली हो जाता है। फिर चूंकि ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है तो इससे वेट लॉस में ये हेल्पफुल होगी और ये जो न्यूट्रिशंस है उनको एब्सॉर्ब करने में, इसमें जो पिपेरिन होता है वो हमारी बॉडी में इसके साथ जो भी हम न्यूट्रिशंस खा रहे हैं उनको बॉडी में एब्सॉर्ब करने में ये हेल्पफुल होती है। फिर ये रेस्पिरेटरी में और इम्यून सिस्टम में किस तरह से हेल्प करती है। रेस्पिरेटर में अगर कफ से रिलेटेड, खांसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये उसे उसकी चिकित्सा करती है। और नेजल जो पैसेज होता है उसको क्लीन करती है। उसमें अगर कफ जमा है या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो सारी चीजों को ये क्लियर करती है। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीफ, तो ये जहां भी जैसे घुटनों में सूजन आ जाती है अर्थराइटिस के कारण, तो उस स्वेलिंग को कम करती है। वहां पर जो दर्द हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, उससे ये रिलीफ देती है। स्किन को कैसे, स्किन में के ये टॉक्सिन्स को हटाती है जिससे कि स्किन हेल्दी होती है। स्किन में किसी तरह की एलर्जी है तो उसे ये हटाती है, साथ ही स्किन को डिटॉक्स करती है। किसी भी तरह के यदि टॉक्सिन्स वहां डिपॉजिट हो गए हैं तो उनको वो बाहर निकालती है। इसके अलावा अदर बेनिफिट क्या है कि ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है, बोन हेल्थ को सपोर्ट करती है और इसका एक तामसिक गुण भी है कि ये सेक्सुअल डिजायर को बूस्ट अप करती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो सेकंड पॉइंट है, थेरेपेटिक यूजेस ऑफ हल्दी, जीरा, धनिया, नमक एंड काली मिर्च, ये पूरा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो खाने के कॉम्बिनेशंस हैं वो लेंगे और देखेंगे कि हमको किस तरह के कॉम्बिनेशंस लेने चाहिए, क्या हम जो कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो उन सारी चीजों पर हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। और जो बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि अलग अलग का, तो ये चूंकि एक ही पेड़ से बनती हैं तो इनके थेरेपेटिक यूजेस सभी के एक जैसे हैं, बस किसी का इफेक्ट थोड़ा सा कम है और किसी का ज्यादा है। जैसे दीदी आपने बताया एक मिनट, हैंड रेस करें, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है एक एक करके हैंड रेस करें, मैं नाम लेती हूँ क्योंकि एक साथ माइक चालू होते ना तो ना आप सुन पाते ना मैं सुन पाती। ऋचा जी, वीडियो भी ऑन करें प्लीज। सॉरी, गट बैक्टीरिया को बढ़ाने में ये कैसे हेल्पफुल है दीदी? और आपने बताया था नेगेटिविटी को दूर करता है, वो दोनों पॉइंट्स एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, गट एक्टिविटी में, गट में क्या होता है कि दो तरह के ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको प्री बैक्टीरिया या प्रो बैक्टीरिया बोलते हैं, और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव को इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो है इन तीनों चीजों को बढ़ाती है। जैसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको इम्प्रूव करती है और स्टिमुलेट करती है। तो जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो जो खाना आपने खाया है वो प्रॉपर तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरह से ये डाइजेस्टिव में हेल्पफुल है। और जो नेगेटिविटी का है वो सॉल्ट से रिलेटेड था।
तो सॉल्ट का ये एक अपनी क्वालिटी है कि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे अब आप देखिएगा कि आप कभी भी कोई भी फूड पॉइजनिंग का व्यक्ति यदि डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे जरूर पूछता है कि आपने प्याज कौन सी खाई थी, कब खाई थी, क्योंकि प्याज में ये एक नेचुरल गुण होता है कि वो आसपास की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। और जो भी प्याज खाते हैं उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहता है कि वो तुरंत की बनी हुई प्याज खाएं। अगर आपने उसको बना के रख दिया तो वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा। तो उसका एक यूज हम ये भी करते हैं कि उसको पीस में करके एक प्लेट में रख के रूम में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो उस रूम की पूरी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वैसा ही नमक का है कि नमक की एक क्वालिटी है कि वो नेगेटिविटी को बॉडी से क्लीन करता है या किसी भी जगह से। तो इसीलिए जो बहुत सारे कस्टम है ना कि मतलब पोछा लगाना पानी में डालना और वो सारी चीजें, तो वो इसीलिए की जाती है। देखिए एक आपने बताया था इसको वुंड सीलिंग में भी यूज करते हैं, वुंड्स को क्लीन करने में भी, तो वो नमक तो का बोला था, नमक हाँ पानी। वो नमक एक्चुअली बहुत वो कैसे यूज करते थे कि बहुत पहले यूज करते थे कि जैसे युद्ध हो रहा है, सैनिक फील्ड पे है और वहां पर कोई भी इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं है, एंटीसेप्टिक लोशन, तो उस समय वो नमक पानी से उसको क्लीन कर देते थे। लेकिन आज के इसमें ये वॉन्ड हीलिंग में नहीं यूज होता है, क्लीनिंग में बस सिर्फ यूज होता है जो उनके एपरेटस होते हैं उनको क्लीन करने में ये यूज होता है। देखिए जैसे हाई बीपी में अपन बोलते हैं कि नमक कम लो, और लो बीपी में अपन बोलते हैं थोड़ा सा सॉल्ट आप इंक्रीज कर लो, तो क्या उसमें भी ऐसा है कि अपन कोई ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट को ही प्रेफर करते हैं? बोलते हैं ना कई बार डॉक्टर हाँ, के आप एक्चुअली देखिए जब हाई बीपी होता है तो हाई बीपी होने का कारण ही होता है कि आपकी बॉडी में सोडियम जो है वो अधिक है। तो चूंकि नमक में सोडियम होता है और सोडियम ऑलरेडी अधिक है, तो इसीलिए उसको हम मना करते हैं कि नहीं लें। लेकिन आप दूसरे सॉल्ट कम मात्रा में ले सकते हैं बहुत अधिक नहीं लें, कम मात्रा में ले सकते हैं। वहीं जब लो बीपी होता है तो लो बीपी में पोटेशियम आपकी बॉडी में अधिक हो जाता है। तो पोटेशियम अधिक होने से आपका बीपी लो हो जाता है। और अगर आप नमक अधिक ले रहे हैं लेकिन वो आयोडाइज्ड है, तो चूंकि उसमें पोटेशियम भी है ना, तो फिर वो आपको नहीं लेना चाहिए। और जब ये दोनों बैलेंस होते हैं कि वो सोडियम कम हो जाएगा लो बीपी में, तो उस समय जो एक साधारण नमक होता है जो आयोडाइज नहीं है उसको हमें लेना चाहिए इस समय। थैंक यू। जैसे हाई बीपी में आप केला ले सकते हैं, केले में पोटेशियम बहुत अधिक रहता है तो वो सोडियम को कम कर देगा। तो इस तरह से हम जो अपने खाने की चीजें हैं उनके बारे में जान के उनको एज अ मेडिसिन यूज कर सकते दीदी एक चीज और पूछना था, जीरा रिलेटेड है, क्या पूछ सकती हो अभी या हैं। बाद में? जीरा के लिए जैसे बोलते हैं पीरियड्स जब मंथली आते हैं तो उसमें बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जीरा को पानी से खा लो, हाँ, खाली और पेट एक में। तरफ हम ये जानते हैं कि वो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से हमारा ये पीरियड साइकिल चलता है, तो क्या जीरा अर्ली मॉर्निंग खाली पेट खाने से वो चीज अपना बढ़ जाता है, या ये मिथ एक्चुअली है? इसमें ये ना सभी को नहीं सूट करता है। इसका देखा कई लोगों को ये बहुत सूट करता है और उनका वाकई वो पीरियड टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि ये सभी को सूट कर जाए। तो दीदी इसमें पोटेशियम का भी रोल रहता है ना, क्योंकि जैसे जिनका ये टाइम चल रहा होता है, जिनको हाई फ्लो ज्यादा रहता है, तो अपन केला बोलते हैं आप ज्यादा कंज्यूम कर लो क्योंकि इसमें पोटेशियम का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, तो क्या ये भी हमें हेल्पफुल रहता है? क्योंकि नॉर्मल अगर मेडिसिन खाते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को इम्बेलेंस करता है, बट अगर अपन आहार को इस तरीके से अगर यूज करें तो बॉडी भी अपनी मतलब इन सब से बच जाए। हो सकता है रिचा जी ये सही हो, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सॉरी, बट हो सकता आप बोल रही हो तो सही होगा ये, है ना? थैंक यू दीदी। चलिए, संगीता जी, वेलकम रिचा जी। ओमरम नमः दीदी। दीदी हाँ, वो पूछी थी कि क्या बोलते हैं वीडियो ऑन काली कर लें। मिर्ची का हिचकी में मतलब कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे हिचकी उसका आती जो है? पिपेरिन होता है ना, एक्चुअली हिचकी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हिचकी एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। तो हिचकी जैसे ही आ रही और यदि मान लीजिए उस समय मैं बोल दूं कि अरे वाह, आपको वहां से इतने गोल्ड मिला है, इतना आपके कोई रिलेटिव है जिनने आपको गोल्ड गिफ्ट किया, आपकी देखिए हिचकी बंद हो जाएगी।
या मैं आपको बोल दूं कि आपका जो वो वहां रखा हुआ था ना सोने का हार, वो गुम हो गया है, तो आपका माइंड जैसे ही डाइवर्ट होगा वैसे ही हिचकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो हिचकी टोटली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, और उसका कारण भी यही रहता है कि जैसे जब आप काली मिर्च का कुछ दाने मुंह में डालते हैं ना, तो आपके मुंह में बहुत तीखापन लगता है, तेज। तो आपका माइंड, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो पूरा डाइवर्ट हो जाता है उस तीखेपन पर, उसकी जगह, और हिचकी से आपका ध्यान हट जाता है, तो हिचकी बंद हो जाती दीदी ऐसा भी है। कहते हैं कोई याद कर रहा है, नाम लेते जाओ तो बंद हो जाएगी। ये तो ठीक है, अब मन की संतुष्टि के लिए मान लेना अच्छा है। दीदी साइकोसोमेटिक कैसे है ये? साइकोसोमेटिक कैसे है, ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। फिर भी आप लोग आप क्या जानते हैं साइकोसोमेटिक के बारे में? मन की बीमारियां, मन से जो होती है। एक्चुअली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वो बीमारियां हैं जिनका रूट कॉज, जिनका बीज आपके मन में होता है। और आप शायद सुन के आश्चर्य करेंगे कि WHO ने अबव 95% बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में रखा है। मतलब वो जो 5% बीमारियां बचती हैं वो कौन सी हैं? कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, या मान लो चाकू से हाथ कट गया, या कोई जेनेटिक फ्लो आ रहा है आपकी तरफ, कि वो जेनेटिकली ही आपके जीन्स में आ रही हैं। तो अगर इनको छोड़ दें तो कफ कोल्ड से लेके एड्स, कैंसर जैसी सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में हैं, जिनको आप अपनी बॉडी में खुद क्रिएट करते हैं, विशिंगली, इच्छा के साथ आप क्रिएट करते हैं। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो भी बीमारी है, ये हम अपनी इच्छा को जगाकर और अपनी बॉडी में हम खुद क्रिएट करते हैं। तो दीदी ये कैसे पॉसिबल है कि हम बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखिए, कभी भी जितनी आप बीमारियों का नाम लें, एक एग्जाम्पल मैं दूं, मैं आपको बोलूं कि इस सब्जी को काटना है और इस सब्जी को बनाना है, क्या अंतर आता है? काटने से वो हिंसा का भाव है, बनाने से तो आप दिन भर में कितनी बीमारियों के नाम लेती हैं, कितनी बीमारियों के बारे में सोचती हैं? अच्छा, किस तरीके से? तो जब काटने और बनाने शब्द में आपको अंतर लग रहा है, तो अगर हम मान लो दिन में 10 बार कैंसर के बारे में सोचेंगे, तो हम उसको अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी तरफ, ओके, इस वे में। है ना? ठीक या है। मान लीजिए हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, मान लीजिए हम नेगेटिव थॉट्स को बहुत अधिक समय तक अपने अंदर रखते हैं। हम नेगेटिव थॉट्स कौन से हो जाएंगे? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, किसी के प्रति किसी को बुरा करने की भावना, हिंसा, चोरी, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। तो ये अगर नेगेटिव थॉट्स भी, या मान लीजिए आप बहुत क्रोध से भरे हैं, या आप बहुत नफरत से भरे हैं, या आप बहुत दुखी हैं, तो ये सारे जो नेगेटिव थॉट हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में, तो ये नेगेटिव थॉट्स आपके शरीर को बीमार करेंगे, निरंतर कंटिन्यूस आपको बीमार करेंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि क्या हुआ, थॉट ही है तो सोच लिया, लेकिन उसके इफेक्ट आपके बॉडी पर होते हैं। जी जी, तो थैंक यू। है ना, जितना हम नेगेटिविटी से बचेंगे उतने हम हेल्दी रहेंगे। थर्ड नंबर पे हैंड जिन्होंने रेज की, एक्चुअली MA बस आ रहा है मेरे इसमें, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें, नाम बताएं पहले अपना। ममता जैन दीदी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि पक्का MA आ रहा है तो ममता ही होगा। बोले ममता जी। दीदी एक चीज बताइए कि जो काला नमक होता है ना, उसे कहते हैं हर बहेले आंवले से बनाते हैं। नहीं नहीं, ये तो सॉल्ट होते हैं, इसके पहाड़ होते हैं। अक्सर ये जो सेंधा नमक, काला नमक, ये रॉक सॉल्ट टाइप के होते हैं, अच्छा, और ये खनिज मिलता है, खनिज उसमें ये मिलता बनाते हुए नहीं, बने हुए नहीं होते हैं। है। नहीं और कुछ लोग ये कहते हैं अशुद्ध होते हैं, ये ऐसा भी है दीदी फिर काला नमक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डिपेंड करता। पहले बहुत सारी चीजें अशुद्ध होती थी, पहले नमक भी अशुद्ध होता था, जब वो सूखता था तो उसमें बहुत सारे जीव, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े जीव भी मरते थे। उसको सुखाने के लिए जब वो डालते थे तो उसके साथ फिशेस भी आ जाती थी, तो वो भी मरती थी। तो समय के साथ सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। और दूसरा दीदी ये है कि सेंधा नमक है जो बोलते हैं, डॉक्टर से जो डाइटिशियन है उन्होंने बताया हुआ है कि ये किडनी को नुकसान देता है। देखिए, सारी चीजें आप बैलेंस में लेंगे, कम लेंगे,
तो ठीक रहेंगे। जहां भी आप उसको अधिक, बैलेंस शब्द जहां भी हटा आपका, तो आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि वो नुकसान ही देता है कच्ची नमक, ऐसा है। नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू दीदी। सिर्फ आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ठीक है। रिचा जी, आपको कुछ और भी पूछना है क्या? नहीं दीदी, सॉरी, मैं हैंड डाउन करना भूल दीदी गई। क्वांटिटी में मुझे एक चीज और पूछनी थी। क्वांटिटी आपने बताई है, लेकिन हम लोग की आदत बहुत खराब हो चुकी है नमक इतनी खाने, तो कैसे कम करें? समझ नहीं आ रहा। क्वांटिटी इतना जितना आपने बहुत कम बताया हुआ है, कैसे लें? मैंने मालूम अपनी लाइफ में, मैं जो योग के सेमिनार्स लेती हूँ, तो मैंने जैन कम्युनिटी की लेडीज का एक ही सेमिनार लिया है। उसके बाद अक्सर मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब उनको हम डाइट और उसकी बात करते ना, तो हम तो बिना घी के खा ही नहीं सकते, हम तो बिना पापड़ के खाना खा ही नहीं सकते, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो उसमें मेरा सिंपल सा रहता है कि ठीक है, आप 1-2 साल कर लीजिए, फिर तो जो डॉक्टर बोलेंगे आप वैसा ही खाएंगे, और वो जो मेडिसिन देंगे उसमें पता नहीं क्या क्या होगा, आपको भी नहीं मालूम है। आप वो सब लेंगे लेकिन अभी अलर्ट नहीं होंगे। तो अगर आप रिजिड रहेंगे, अपने आप को जो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ढल जाता है, उससे सीख लेता है, अपने आप को उसमें मोल्ड कर लेता है, वही सरवाइव कर पाता है। ये प्रकृति का नियम है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो। तो यदि आप अपनी एज के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करती जाएंगी, अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज करती जाएंगी, तो आप सरवाइव करेंगे और आप औषधि से बची रहेंगे। अदरवाइज आज का तो जमाना वो है कि 30-35 में ही लोगों के घुटने दुखने लगते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन शुरू हो जाती हैं, हाई बीपी की या फिर डायबिटीज की या थायराइड की। लगभग 30-35-40 के रेंज में सभी की शुरू हो जाती है, आज जो हम सिनेरियो देख रहे हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं और कोई नहीं। ये चीजें हमने क्रिएट की हैं, है ना। तो जो आपके पास साधन है, चाहे धर्म करना हो, चाहे पूजा करना हो, चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे अंदर की यात्रा हो, चाहे बाहर की यात्रा हो, चाहे टीवी देखना हो, चाहे एक बहुत लग्जरी सी कार में सफर करना, आपको शरीर का साधन चाहिए ही चाहिए। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही बाहर की यात्रा कर सकते, ना ही अंदर की यात्रा कर सकते। तो आपकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी वो यही होनी चाहिए कि हम उस साधन को परफेक्ट रहें। जैसे होता है ना कि जब आप थोड़ी लंबी ड्राइव पे निकलते तो आप सबसे पहले कार को सर्विसिंग में डालते हैं, उसके टायर अलाइन कराते हैं। क्यों कराते हैं? वैसे ही लेके क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि आपको मालूम है कि यदि वो कहीं बीच जंगल में रुक गई, तो जो आप सुख की आकांक्षा से, आनंद की आकांक्षा लेके निकले हैं, वो दर्द में बदल जाएगी, पेन में बदल जाएगी। तो साधन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और समझदारी उसी में है कि हम वक्त परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज करते जाएं। तो कोई भी चीज को यदि हम चाहें तो कर सकते हैं, और यदि हम नहीं चाहें तो हम वो जस्टिफिकेशन देते जाएंगे कि अब तो हमारी ऐसी आदत हुई हो गई, अब तो हमसे ऐसा खाना खाया ही नहीं जाता। खाना सब अच्छा होता है। आप लौकी को सिंपल बॉईल कर लो, उसमें थोड़ा सा अपना जेरोनिया नमक, हल्का सा कुछ ड्रॉप लेमन डाल लो, देखो वो कितना टेस्टी हो जाता है। धनिया पत्ती डाल लो, आयरन की कमी पूरी हो जाती है। मूंग की दाल सिंपल उबालो, उसमें कर लो। तो खाना सब अच्छा होता है, आपका नजरिया वो होना चाहिए ठीक है दीदी, कि आप कोशिश कर करेंगे अब की सकते बार हैं। नमक बहुत कम करने कोशिश की। करिए, धीरे धीरे कम करिए, है ना। और उसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका मालूम क्या होता है? अपने यहाँ तो जिरोनिया नमक ही खाया जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि हम 1 चम्मच मसाला और 1 चम्मच नमक मिला के जिरोनिया नमक बनाते हैं, तो उसको 1 चम्मच मसाला और आधा चम्मच नमक कर दीजिए, फिर 1 चम्मच मसाला 1/4 नमक कर दीजिए। तो ऐसा करेंगे तो आपके मन को भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आप वो खा रहे हैं, और आपका कम भी होता जाएगा, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके उसको कम करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम ही हैं कि अगर हम चाहें तो हिमालय पे भी चढ़ सकते हैं, और हम चाहें तो 3 मंजिल नहीं चढ़ पाते हैं। तो ये हमारा विल पावर है। आपको जैसे आप अपने विल पावर को जगा लेंगे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, हर चीज कर लेंगे।
मान लीजिए वही डॉक्टर आपको कह देगा कि नहीं, जीवन के लिए बहुत जरूरी कि आप सिर्फ उबला ही खाएं, तो वही आप हैं कि जो बोलेंगे नहीं बिना बगरी तो हम खा ही नहीं सकते, वही आप हैं कि उबली खा लेंगे, है ना। तो इस चीज को हम ध्यान में रखें, और हम ध्यान में रखें कि चूंकि हमारा साधन हमारा शरीर ही है, हमको जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन तो चाहिए ना। तो जब तक हम साधन को फिट नहीं रखेंगे तब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो जितना हम अपना फोकस उस लक्ष्य पर रखें, उतना ही फोकस उस साधन पर रखें जिसके जरिए हम उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर कर पाएंगे। चलिए, और किसी के हैं क्या कोई दीदी क्वेश्चन? मेरा है। हाँ बोले। दीदी ये पूछ रही थी कि सोडियम से हम बीपी लो और हाई को कैसे कनेक्ट करें? देखिए, बीपी जब भी हाई होता है मतलब बॉडी में सोडियम अधिक हो गया है जी और पोटेशियम कम हो गया है, और जब बीपी लो होता है तो उसका मतलब होता है कि बॉडी में सोडियम कम हो गया, पोटेशियम अधिक हो गया है। तो जब बीपी हाई होता है तो आपको ऐसे वाले फल या चीजें लेनी है जिनमें पोटेशियम अधिक हो, क्योंकि आपका पोटेशियम कम हो गया है। तो जैसे केला है, केले में पोटेशियम बहुत अधिक रहता है, वो लीजिए। जब आपका बीपी लो होता है मतलब सोडियम कम हो गया है। तो जैसे अभी जो सॉल्ट होता है, सफेद नमक जो होता है, शुगर जो होती है, उसको लीजिए। दीदी चूड़ी का नमक भी होता है? बहुत सारे होते हैं, यहाँ हमने बेसिकली जो ज्यादा औषधि कॉमन है वो लिए। औषधि में काम आता है वो? हाँ, बहुत सारे तरह के होते हैं, हमने यहाँ पे थोड़े से कॉमन लिए हैं क्योंकि सबको लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दीदी नमक की कमी से क्रैम्प्स भी आते हैं ना? हाँ बिल्कुल, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं डिहाइड्रेट होने से और नमक की कमी से, और मसल्स की अगर फ्लेक्सिबिलिटी कमी है, ये तीन ही रीजन होते हैं क्रैम्प्स आने के मैक्सिमम मोस्टली। जी जय जिनेन्द्र, आज का मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैम। टॉपिक क्या कवर किया था आज आपने? नमक का? मेघना जी वीडियो ऑन कर लेना तो आपका अच्छा सा मुस्कुराता हुआ फेस भी देख नहीं, लेंगे। मैं एक्चुअली थोड़ा सा बाहर थी। कोई बात जय नहीं। जिनेन्द्र, आज नमक का टॉपिक था क्या? हाँ, आज सॉल्ट और काली मिर्च। अच्छा ठीक है, वो क्या मैंने थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी ज्वाइन करने में। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू। मंजू रानी जी बोले। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय। दीदी मैं क्रैम्प, जो पैर में क्रैम्प आते हैं उसका एक इलाज बताऊं, बहुत आसान, बहुत आजमाया हुआ है। बोले। जैसे मान लीजिए उल्टे पैर में आया तो सीधे हाथ को ऊपर करके और जोर जोर से हिलाएं, 1 मिनट भी नहीं लगता, उससे पहले पहले वो वीडियो ठीक हो ऑन जाता करके है। बताएं ना, वीडियो ऑन करें। हाँ एक बार सॉरी दिखा दें। सॉरी हाँ, जैसे मान लीजिए उल्टे पैर में क्रैम्प आया है, सीधा हाथ हम ऊपर कर लेंगे और जोर से हिलाएंगे, तो 1 मिनट भी नहीं लगता, उससे पहले पहले ठीक हो जाता है। वेरी गुड। और वाइसी वर्सा। और ये गुड बहुत गुड, आजमाया करके हुआ है, देखिए। बहुत ऐसे ज्यादा ना आजमाया हुआ है। ऐसे ना पैर से एट भी बनाते हैं दीदी, जैसे जमीन में अंगूठा रख के एट बनाते हैं, उससे भी कम होते हैं। ये वाला तो देखिए दीदी मेरा बहुत इसका आजमाया हुआ है। बेस क्या है, जो आप बता रहे हैं दोनों सही है। बेस क्या है कि जहाँ क्रैम्प आ रहा है वो मसल्स फ्लेक्सिबल कम है, और उसकी आप एट ए टाइम चाहे 8 बना रहे हैं चाहे हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि आपने हाथ ऊपर किया तो ये डायगोनल पूरा खींचा, हाँ जी। तो आप उस समय उस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, उसको वार्म कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो वो क्रैम्प दूर हो जाता है। दीदी क्रैम्प आता है तीसरा ना मैं तो बता आधे दूं। मिनट में ठीक हो अच्छा जाता है बिल्कुल। इतना एक एक बोले, पेनफुल साथ होता है में बोल रहे क्रैम्प? हैं। दीदी तीसरा मैं बता देती हूँ, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं करती हूँ। मेरे लेफ्ट काफ मसल की नस हमेशा सोते समय या जब नींद में होते हैं ना तभी चढ़ती है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी मुझे पैर में चढ़ती है तो मैं क्या करती हूँ कि एड़ी है ना अपना, जिस पैर की चढ़ी है उस एड़ी को ही 2 से 3 बार 4 बार मैं थोड़ा सा ऐसे प्रेस करती हूँ। झटका देते हैं ना, जैसे आप पैर को एकदम से ठोकते हैं, तो उससे भी मेरी नस उतर जाती है बहुत बार। आप रात को सोने के पहले कम से कम 1 गिलास पानी सिप सिप करके पी के और सोया जी करें। दीदी। और जी कोशिश करिए हल्का कुनकुना हो, बहुत गर्म नहीं हो, जी मतलब बहुत हल्का कुनकुना हो, यानी जो एकदम ठंडा रहता है ना जैसे अभी, वो ना हो।
दीदी वैसा बैठे पानी बैठे पी भी के आ गया था सोना क्रैम्प, तब याद आ गया क्रैम्प्स का भी पूछ लेते हैं। हाँ, तो वो आप वैसा पानी पी के सोया करिए तो ये कम हो जाएंगे आप, जी दीदी, थैंक यू। है ना? थैंक यू दीदी। क्योंकि डिहाइड्रेट नहीं होगी ना बॉडी, डिहाइड्रेशन भी इसका क्रैम्प आने का एक रीजन होता है। स्वाति जी, हाँ, ओम और हम नमः दीदी। वीडियो ऑन कर लें स्वाति जी। हाँ, मेरा मालूम लालच क्या रहता है कि कम से कम मैं आप लोग के यस, फेस पहचानने लगूं, है ना? हाँ। तो जी बोले। इस सैटरडे आपकी क्लास अटेंड की थी मैंने, मैम, बहुत ही अच्छी क्लास थी। तो जी सबसे थैंक यू। रिक्वेस्ट है जिसको भी ऑप्शन मिले अटेंड करिएगा इनकी। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है मैम, रात को हम सोते हैं ना तो गहरी नींद में जाने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि जैसे ऊंचाई से मैं गिर गई हूँ। तो ये कुछ बीमारी है कि क्या है, और फिर मेरी नींद खुल जाती है। नहीं, ये एक्चुअली सिर्फ क्या होता है, कई बार ना जो हमारा कॉन्शियस लेवल होता है ना, वो हमारे बॉडी के बाहर होता है और वापस बॉडी में आता है ना? जैसे एक्सटर्नल बॉडी जो होती है हम्म, वो जर्नी करती है, ठीक है? तो ये कई लोगों को अनुभव हो सकता है, ये एक कॉमन सी चीज है और इसको आपको बहुत अधिक ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो अक्सर तब होता होगा जब आप किसी चिंता में सोते होंगे, जब कोई भी इमोशन का बहुत अतिरेक होता होगा, एक्सट्रीम होता होगा, तब आपके साथ अक्सर होता होगा। जैसे कई बार हम सुनते हैं ना कि हमारा कोई बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट है कहीं पर और हम खबर सुनते कि वो बीमार है या हॉस्पिटलाइज है, तो हम बहुत एक इमोशन ट्रामा में आ जाते हैं। तो जब ऐसे कोई सिचुएशंस होती होंगी तब आपको ये अधिक फील होता होगा। तो ये आप उसको नॉर्मल रखिए और वो सिर्फ एक्सटर्नल जर्नी होती है और उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से इसको लीजिए। दीदी इसको हाइपोनिक जर्क से भी रिलेट करते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत जर्नी और इन सब चीजों में, एनर्जी, इन सब चीजों में यदि हम बहुत एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर हमको उनको नॉर्मल लेके और उसको छोड़ तो देना। दीदी एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल करती है? हाँ, ऐसा कहते तो हैं कि एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल करती है। तो उसकी जो नॉट रहती है, कनेक्टेड नॉट, वो आपकी नेवल पॉइंट से जुड़ी रहती है और देन सोल ट्रेवल्स अ लॉट ना। हाँ, एक्चुअली इसमें कॉन्शियस लेवल जितना हायर होता है उतना वो ट्रेवलिंग का होता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो बहुत पहले ऋषि मुनि होता था ना कि जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, 5 मिनट लगेंगे, चलेंगे? अरे दीदी बहुत, आप तो टाइम दे ठीक। दीजिए, हम लोग सुनेंगे। एक बहुत अच्छे राइटर हैं, मुझे एकदम उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो पुणे में है और वो मराठी में लिखा करते हैं। और उन्होंने, मैं उनसे मिली हूँ पर्सनली, और जब मैं मिली थी मतलब आज से करीब 8-10 साल पहले, तब वो 86 के थे, तो अब तो उनकी डेथ हो चुकी है मतलब। तो वो जो है उन्होंने बहुत सारी चीजों पे बुक लिखी है। तो उन्होंने मार्स पे, मंगल ग्रह पे बुक लिखी थी और उन्होंने 21 पॉइंट उसमें बताए थे कि वो 21 पॉइंट वहां पर हैं, जबकि उस समय लिखी थी जब हमारे यहाँ से ये जो मार्स पे जो स्पेसशिप गए हैं वो नहीं गए थे। लेकिन जब स्पेसशिप गए तो पहली बार में उनको करीब 19 पॉइंट एज इट इज मिले और 2 पॉइंट नहीं मैच हुए, लेकिन वो भी जब दूसरी बार गए तो वो 2 भी मैच हो गए। तो उनका दावा था कि वो एक्सटर्नल जर्नी करके ही मार्स पे गए थे और वहां का वो जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने बुक के फॉर्म में लिखा और मैं उनसे पर्सनली मिली भी हूँ, है ना? तो ये डिपेंड करता है कि किसका कॉन्शियस लेवल कितना है। कॉन्शियस लेवल मतलब आपकी आध्यात्मिक यात्रा कितनी है। तो जितना पावर होगा उतना ही आप कर पाएंगे। तो जो आप नॉट की बात बता रहे हैं, तो ये एक जनरल, अगर थोड़ा सा अबव कॉन्शियसनेस होती है तो वो विथ नॉट ट्रेवल करती है, लेकिन उसके लिए एक लिमिटेड एरिया हो जाता है। लेकिन जब वही कॉन्शियसनेस बहुत हायर हो जाती है, कॉन्शियसनेस का यदि आप लोगों ने स्केल देखा हो तो ऐसा होता है कोन शेप में, आइसक्रीम के कोन सभी ने देखी ना, वैसा होता है। तो उसका जो नीचे टिप होता ना, वहां पे सारे नेगेटिव चीजें होती हैं और लगभग 250 तक से 10 से 250 तक सारी यहाँ पे नेगेटिव रहती हैं। और जब यहाँ 300 से ये चौड़ा होना शुरू होता है तब पॉजिटिव चीजें शुरू होती हैं, अलाइटमेंट। तो लगभग 700 से ऊपर अलाइटमेंट और ये सारी चीजें शुरू होती हैं। तो ये एक कॉन्शियसनेस का स्केल होता है।
तो कोई भी चीज आपके लिए आध्यात्मिक तभी शुरू होती है जब आपका कॉन्शियसनेस लेवल 300 से ऊपर चला जाए। और 300 से ऊपर वो कैसे जाता है? क्योंकि वो कौन शेप है वो ऐसा खुलता है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो चौड़ा होता है। तो आप में धारण करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। दो चीज का बहुत कंट्रोवर्सी है। देखिए, एक व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत धर्म करता हूँ लेकिन मैं बहुत कट्टर हूँ, तो वो कॉन्शियस हाई नहीं है, बिकॉज वो धर्म करके अपने आप को सुकोड़ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। धर्म का अर्थ क्या होता है? धारण करना, कि हर चीज को आप धारण कर सकें। तो अगर आप अपने आप को ब्रॉड करते हैं तो वो धारण करना होता है। तो जैसे हमारे तीर्थंकर हैं, फॉर एग्जाम्पल, उनको एलाइटमेंट मिला, तो अब वो क्या, वो दुनिया की हर चीज धारण कर रहे हैं, समभाव से धारण कर रहे हैं। तो वो एलाइटमेंट है कि जब आप अच्छी बुरी जैसी भी जो भी चीजें सबको समभाव से धारण कर लें। अब उनपे जब उपसर्ग आया तो ऐसा नहीं कि उनके प्रति उनके मन में क्रोध जागा, उसको भी उनने समभाव से कर लिया कि हाँ वो तो उसको करना ही था, वो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो समभाव से धारण करने की जब क्षमता विकसित हो जाती है तब कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर होना शुरू होता है। तो हमेशा जैसे हमारे धर्म में भावों को बहुत प्रधानता दी है हर चीज में। जय जिनेन्द्र दी। जय जिने। हाँ दी, मेरा ये सवाल है, ये जो अध्यात्म की यात्रा है, इसका मतलब, ठीक है हम भी थोड़ा बहुत मंदिर जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मंदिर जाते हैं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ है, मेरे को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि कैसे फील होने लगता है कि मैं हम आपको बहुत अध्यात्म। शॉर्ट में समझाऊं। हाँ? अध्यात्म की यात्रा के 4 पिलर हैं, हाँ, ठीक है? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी चीज को फॉलो करते हैं, यदि ये 4 पिलर को आपने पा लिया, मैत्री मतलब विश्व बंधुत्व जिसको हम बोलते हैं, कि हर के प्रति अपना भाव लगना। जैसे मैं क्षमा सागर जी महाराज जी की बहुत फॉलोअर रही हूँ, तो वो बोलते थे कि जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी तो बोले, मैं यूनिवर्सिटी सागर के थे, वो सागर यूनिवर्सिटी बहुत हाइट पे है, तो बोले ठंड के दिनों में जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था और देखता था कि एक गरीब व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं पहना हुआ, एक पतली सी शर्ट पहना, तो मैं अपना स्वेटर और वो कोट उतार के फील करता था कि उसको कैसा लग रहा होगा। तो मैत्री मतलब विश्व बंधुत्व, यानी दूसरे का दर्द आप महसूस करने लगे, ठीक है। करुणा मतलब हर चीज के प्रति मन में दूसरों की पीड़ा देख के आपका मन भी पीड़ा से भर जाए। मुदिता मतलब दूसरे की खुशी आपको अपनी लगने लगे। और यहाँ उल्टा होता है कि दूसरी खुशी में तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी वाला मामला आ जाता है ना। और लास्ट है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब समभाव रखना। तो आप किसी भी धर्म में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर ये 4 पिलर को आप फॉलो करते हैं तो आप आध्यात्मिक यात्रा पे निकल चुके हैं। और जैन में तो एक बहुत छोटी सी चीज है ना, जो मेरी भावना, उसकी यदि आपने 4 लाइन भी फॉलो कर ली, जीवन में उतार ली, तो आप मतलब अध्यात्म की ओर चल पड़े, ऐसा मान लीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप ध्यान से मेरी भावना को पढ़ें और उसको चाहें जीवन में उतारना, तो जब तक अंत तक आएंगे ना, तब तक आप मोक्ष पद के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, है ना। तो दीदी एक मेरा क्वेश्चन धर्म और है, इसी से एक चलता है। क्वेश्चन और है। जी बोले। वो जो ये लास्ट हमको क्वेश्चन है। वायोत्सर्ग सिखाया गया है, मतलब हम तो करते आ रहे हैं, पर जब वो अपने शरीर को अलग देखना आत्मा से, तो वो फील कैसे आता है? मतलब मुझे तो आज तक वो कभी आया ही नहीं कि कैसे हम अलग फील कर पा रहे हैं उसको। एक्चुअली मैं जब मेडिटेशन सिखाती हूँ तो उसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। पहले आपकी अवेयरनेस डेवलप कराती हूँ, विजुअलाइजेशन डेवलप कराती हूँ। तो जब बहुत से ऐसे स्टेप से हम गुजरते हैं तो फिर धीरे धीरे हमसे ये बनने लगता है। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप प्ले केजी में ए बनाना बी बनाना सिखाते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द बनाना सीखते हैं, फिर वही वो बच्चा बड़े बड़े सेंटेंस और बड़ी बड़ी बुक भी लिख लेता है। तो एक एक स्टेप चलिए तो सारी चीजें होंगी।
मतलब प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, मेडिटेशन। क्योंकि ये अनुभव की चीज है ना। जैसे आज मैं कितना भी करूं, मैं आपको शब्दों में कितना भी बताऊं, आपको उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो योग पूरी तरह से अनुभव की चीज है। जैसे अभी आपने उस दिन प्रैक्टिकल क्लास का जिक्र किया, यदि आप करके नहीं देखते सपोज, तो मैं जो बताने वाली हूँ क्या आप उसको फील कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। आपने करके देखा इसलिए आप फील कर पा रहे कि हाँ कुछ डिफरेंट है या अच्छा है। यदि करके नहीं देखते तो आपके लिए नॉर्मल क्लास थी, हाँ, है ना। तो जो ये योग की चीजें हैं, ये अनुभव की चीज है, जिसके हमको खुद अनुभव करना पड़ेगा करने। और अनुभव कैसे होगा? जब आप करेंगे, राइट, है ना। अभी हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ढेर सारी बुक पढ़ ली कि तैरते कैसे, हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए कि इतने स्ट्रोक होते हैं, इस समय सांस ली जाती है, इस समय सांस छोड़ी जाती है, इस समय हाथ को ऊपर किया जाता है, इस समय पैर को, लेकिन पानी में उतरे ही नहीं। तो क्या वो नॉलेज आपका यूज का है? किसी दिन आप पानी में गिर गए डीप वाटर में, वो काम का है क्या? कुछ काम नहीं आएगा आपका। आप उसमें पीएचडी भी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीजें हमारे अनुभव पे काम करती हैं कि जब हम करके देखते हैं तभी वो सार्थक होती है। और उसकी लगातार प्रैक्टिस 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 करते करते ही हम आगे। दीदी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ, किसी भी नेगेटिव पोजीशन में जब हम